अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत या कोलोन जिसे हम कहते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सरेशंस हो जाते हैं जो क्रॉनिक होते हैं। तो एक तो इन्फेक्शन की वजह से अल्सर्स होते हैं जो बहुत माइल्ड होते हैं और ठीक हो जाते हैं, बट ये क्रॉनिक अल्सरेटिव डिसीज है, अल्सरेशंस हैं वो फुल कोलोन की। बट ये ज़्यादातर रेक्टम एंड सिग्मॉइड में ज़्यादा होते हैं, बट ऊपर का पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्रॉनिक फॉर्म ऑफ कोलाइटिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें कोलोन इन्वॉल्व होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज में बार बार उसको स्टूल्स जाना, मतलब डायरिया होना, पेन एब्डोमेन होना, मोशंस में स्टूल्स में ब्लड आना, या कई बार अर्जेंसी होना, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है स्टूल्स को, अर्जेंसी होना। इस तरह से ये 3-4 सिम्टम्स, फीवर होना, खून की कमी होना, तो ये लक्षण मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर हम बात करें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या कारण है, तो ये भी एक इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ डिसीज़ है जो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यूनिटी के संग संग इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस एंड अनहेल्दी फूड, इन्फेक्शंस, ये ट्रिगर करते हैं। तो एक पर्सन जिसमें जीन्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, उसके संग जब ये रिस्क फैक्टर्स एड ऑन होते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैनिफेस्टेशन होता है और उसके सिम्टम्स फिर बढ़ते ही जाते हैं जब तक इसकी प्रॉपर हम ट्रीटमेंट करके इसको कंट्रोल नहीं करते मेडिसिन से। अगर हम बात करें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कितने टाइप का होता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। अगर केवल लोअर वाला पार्ट 5 to 10 सेंटीमीटर रेक्टम होता है तो उसे हम प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। उसके आगे वाले पार्ट भी इन्वॉल्व है सिग्मॉइड का, तो प्रोक्टोसिग्मॉइडाइटिस। बट स्प्लीनिक फ्रैक्चर के ऊपर वाला पार्ट भी अगर इन्वॉल्व है तो कई बार हम पैनकोलाइटिस बोलते हैं। तो ये दो तरह की, तो एक्सटेंट ऑफ डिसीज के हिसाब से हम बोलते हैं। देन अक्यूट और क्रॉनिक भी इसमें हम लेबल करते हैं। तो ये मेन टाइप्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। अल्सरेटिव कोलाइटिस की सबसे महत्वपूर्ण जांच है दूरबीन की जांच, जैसे हम सिग्मॉइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। उसमें हम कैमरे या दूरबीन के थ्रू अंदर की आंत को देख सकते हैं और वहां से कुछ बायोप्सीज या टुकड़े ले सकते हैं जिसकी हिस्टोलॉजी से हम डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट लाइक ब्लड काउंट्स, ESR, CRP, स्टूल टेस्ट, फीकल गैल्वेरोटैक्टिन, या रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, CT एंटेरोग्लाइसिस, ये भी हमें हेल्प करती है डायग्नोसिस में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें सिग्मॉइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी का रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसको हम दो तरह के फेजेस में ले सकते हैं। एक अक्यूट फेज में जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को डायरिया है, ब्लड एंड स्टूल्स हैं, तो हम अक्यूट फेज में इसमें स्टेरॉइड्स के संग मीसोलेमिन डेरिवेटिव्स रिलीज यूज़ करते हैं। और लेटर ऑन मेंटेन करने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, तो ये टैबलेट्स जिन्हें हम माउथ के थ्रू यूज़ करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है तो कई बार हमें ब्लड भी देना पड़ता है, या उसको ओरली आयरन विटामिन्स देना। इसके अलावा कभी कभी सिम्टम कंट्रोल करने के लिए उसको हम सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी देते हैं। इन्फेक्शन होने की स्थिति में एंटीबायोटिक भी यूज़ करनी पड़ती है। बट ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। तो पहला फेज़ होता है जिसमें हम अक्यूट फेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। तो अगर हम देखें टाइप ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस सिवियरिटी के हिसाब से भी रह सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड डिसीज में जिसमें कम सिम्टम्स हैं हम कम मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। मॉडरेट में हमें थोड़ा मेडिसिन बढ़ाना होता है, और सीवियर में हमें कई बार इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स या दूसरे तरह की इम्यूनोमॉड्यूलेटर बायोलॉजिक्स, हम लोग कहते हैं इंजेक्टेबल्स, वो यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ दवाई इसमें हम रेक्टली भी इंस्टिल करते हैं जिसको हम एनेमा या सपोजिटरी के फॉर्म में रहता है, वो लोकल इंसर्ट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर सही समय पे डायग्नोस नहीं किया जाए तो ये हमारी बड़ी आंत को, कोलोन को डैमेज करता है, और की पेन होना, इन्फेक्शन होना, और कैंसर के लिए भी इसको प्री कैंसरस माना गया अल्सरेटिव कोलाइटिस को। क्रोन्स डिसीज से ज़्यादा टेंडेंसी है कैंसर की अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में हम देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा रिस्क है कैंसर की। खासकर अगर 5 या 10 साल से ज़्यादा ये डिसीज़ चलती है तो
लॉन्ग ड्यूरेशन डिसीज में प्री मैलिग्नेंट पोटेंशियल है, इसलिए हमें कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग भी करनी पड़ती है देखने के लिए कि कैंसर का इनिशिएशन तो नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि दवाई से हम इसको कंट्रोल करें डिसीज़ को, ताकि हमारा कोलोन हेल्दी रहे। हेल्थ एंड डिसीज़ के लिए हमेशा 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक तो हेल्दी फूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। वही अप्लाई होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस पे। अगर हम जंक फूड नहीं ले रहे हैं, हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड प्रॉपर प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, हमारा एक्टिविटी शेड्यूल मेंटेन्ड है, स्ट्रेसफुल हम नहीं हैं, हम अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड कर रहे हैं, ये हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाता है, जो ना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बल्कि हर बीमारी के लिए हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है, जो हमें प्रोटेक्शन देता है किसी भी तरह की डिसीज से। किसी भी बीमारी को हम सबसे पहले अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवरसेल्व्स बीइंग हेल्दी। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम बचा सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी बॉडी का हेल्दी वेट हमने मेंटेन कर रखा है, लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, एक रेगुलर एक्टिविटी हम मेंटेन कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, वेजिटेबल, प्रोटीन्स, फ्रूट्स, और कहीं ना कहीं हमने कॉम्बिनेशन प्रॉपर हम रेस्ट ले रहे हैं, तो अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंड फिजियोलॉजिक फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड है किसी भी डिसीज से। तो थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल, थ्रू हेल्दी फूड हम बचा सकते हैं अपने को किसी भी बीमारी से। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ये चीज़ उतनी ही एप्लीकेबल है, बल्कि ज़्यादा एप्लीकेबल है।